Hello everyone, this is Neha and welcome to my show. In this show, we are going to present that how a person from initial level go to a level of his success, right? We are presenting a blueprint to success. So here today, we are with an amazing personality. And that personality, we can say that he is an entrepreneur and he is a public figure. Public actually loves him so much. He has subscribers, more than 8 lakh subscribers he has. Also, he owns an amazing company of his own, and the name of that company is lapaz.com. So yes, I am very excited and I think you are also excited. So let's get started. Welcome Sahil, welcome to our show. Thank you for inviting me. Our pleasure. We are really very grateful that you are on our show. Thank you. So here we are starting our show with Sahil Khanna. The first question I would like to ask is about your journey. I mean, this is a very popular question. Everybody would love to know about it. That how was your journey? How did you start? And up to this date, how do you feel it? स्टार्टिंग अगर मैं करियर की बताऊं या आपको यूट्यूब चैनल की बताऊं? Your career. बेसिकली मेरी स्टार्टिंग हुई 2009-10 के आसपास से, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था. तो देहरादून के अंदर ही वहाँ पे मेरे पास फ्रीलांसिंग काम आना शुरू हो गया और मैंने जुगाड़ों से उसको करना शुरू कर दिया. तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसा अर्न होना शुरू हो गया. स्टार्टिंग में गोल नहीं था कि मैं उसको करियर बनाऊंगा. वहाँ पे यह था सिर्फ पॉकेट मनी निकल जाए, कोई बेसिक चीज़ें चाहिए होती है, उन चीज़ों का खर्चा निकल जाए. पर मेरा गोल हमेशा से यही था, क्योंकि मेरे बिजनेस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ. हमारा केमिकल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था. तो मैंने सोचा था कि भाई आके अपनी फैक्ट्री लगानी है, जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करके आगे बेचा करेंगे, क्योंकि हमारी मार्केट है. तो प्लान यही था कि हमेशा से यही था कि भाई वो जाके उसको स्केल करना है. पर जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, पापा के बिजनेस में बैठा, तो मुझे समझ में नहीं आया. बेसिकली 4th ईयर में था. हमारे में क्या होता है, इंजीनियरिंग के अंदर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लास्ट में फाइनल में इंटर्नशिप टाइप की चीज़ होती है. तुम पापा के बिजनेस में बैठ गया. मैंने कहा वहीं से एकदम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा जो मुझे करना है. मुझे नहीं समझ में आया कि अकाउंट्स क्या होते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में अकाउंट्स नहीं पढ़ाए जाते. इंजीनियरिंग में बिजनेस नहीं पढ़ाया जाता. बिजनेस मेरे को लगता था मैं बिजनेसमैन का चैंप हूँ, क्योंकि बचपन से मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करता रहता था बिजनेस पैसा कमाने के लिए. प्लस मैंने फ्रीलांसिंग से अच्छा खासा कमा लिया था. तो मुझे एक कहते हैं ना, हमको एटीट्यूड आ गया था कि भाई मेरे को सारा बिजनेस आता है, मैं संभाल लूंगा. पर जब गया तो रियलिटी पता लगी मुझे नहीं आता. मेरे पापा को बोला, मैंने पापा मुझे नहीं आता, मुझे MBA करनी है. कैट की तैयारी करी, कैट क्लियर किया, MBA की मार्केटिंग इंटरनेशनल बिजनेस में. वहाँ बहुत मेहनत करी. अब क्या था, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा फ्रीलांसिंग वाला काम चल रहा था, क्योंकि क्या था, वो रेफरेंस का काम था सारा का सारा. कि जैसे मैंने आपका काम किया, आपको अच्छा लगा, अब आपकी रिश्तेदारी में किसी को करवाना है तो अपने किससे करा ले, फिर किसी को कराना है उसकी रिश्तेदारी में तो किससे करा ले. ऐसे कर करके मेरा क्लाइंटल अच्छा खासा बनता हुआ जा रहा था. और वो फ्रीलांसिंग क्या था, मैं बहुत सारा काम खुद नहीं करता था, मैं लोगों से भी करवाता था. पर नाम मेरा था तो शक्ल मेरी चल रही थी, सारा काम मेरे पास ही आ रहा था. तो वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता, मतलब मैं कहूँगा MBA की बात थी शायद मेरे हिसाब से, तब मैंने लोगों को सैलरी देनी शुरू कर दी थी. तो मेरे को ये रियलाइजेशन आ चुकी थी. मैंने कहा यार, अगर मैं उन्हीं लोगों पे टिका रहूंगा तो मुझे बेसिकली उसमें मार्जिन नहीं बचता था ज़्यादा. तो मुझे अब ये रियलाइजेशन आ गई थी, अब क्लाइंट तो पक्के है, एम्प्लॉय भी पक्के करते हैं, एक जगह रखते हैं और उनसे काम कराते हैं. तो मैंने उनको लोगों को सैलरी देनी शुरू करी. उस टाइम ज़्यादा पैसा नहीं बचता था, टू बी ऑनेस्ट, नहीं बचता था ज़्यादा. पर ठीक है, अपना बिजनेस था और आपके पास 30-40 हज़ार रुपये महीना का आ रहा था, तो अच्छी चीज़ थी. आपको भी मज़ा आता था कि यार मैं इतने लोगों को सैलरी भी दे रहा हूँ, मेरे पैसा भी आ रहा है, ठीक है. चलता रहा. MBA कंप्लीट हुई. MBA कंप्लीट होने के अंदर ही मेरे को ये रियलाइजेशन आ चुकी थी, मैं मार्केटिंग में बहुत अच्छा हूँ. और वो क्लियर हो चुका था मुझे, क्योंकि मेरे पहले पढ़ा नहीं था. अब क्या था, वो कंसेप्ट्स आ चुके थे, जो चीज़ मैं पहले से करता हुआ आ रहा था वो आ चुकी थी, दोनों जुड़ चुकी थी. तो मेरे को रियलाइजेशन अच्छी खासी आ चुकी थी कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ. मैंने जॉब्स करनी शुरू करी, क्योंकि मुझे पर्सनली मानना है अपना बिजनेस करने से पहले आपको नौकरी करनी चाहिए. अभी भी मेरा गोल यही था कि मुझे अपने केमिकल वाले बिजनेस को ग्रो करना है. ठीक है. उस टाइम पे पहले मेरा प्लानिंग ये था कि फैक्ट्री लगाऊंगा. उसके बाद मेरे दिमाग में ये थॉट आ चुका था, क्योंकि मैं MBA कर चुका था और मेरा दिमाग थोड़ा ज्यादा खुल चुका था, कि मैं खुद नहीं बनाऊंगा, मैं लोगों से मंगाऊंगा, उसको अपने नाम पे रीपैक करा के बेचूंगा. तो प्लान यही था कि ऐसे ही करना है. पर जॉब्स करता रहा, करने के बाद में रियलाइजेशन आती गई. इधर का लपास का काम भी बढ़ता चला गया. उस टाइम मैं, जो मैं कह रहा हूँ, सैलरी देनी शुरू करी, तो मैंने लपास इसको कर दिया था. उससे पहले साहिल खन्ना के नाम से चलता था सारा का. तो उस टाइम पे लपास का थोड़ा काम ठीक ठाक हो चुका था. तो मतलब मैं कहूँगा 5-6 जॉब्स कंप्लीट करने के बाद मैं मार्केटिंग हेड था एक कंपनी में. मैंने जॉब छोड़ी
उसके बाद मैंने केमिकल वाले बिजनेस पे कंसंट्रेट करने का सोचा कि मैं उस पर कंसंट्रेट करूंगा और लपास पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करूंगा। बीच में मैंने यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया था। और यूट्यूब चैनल मैंने सिर्फ एज अ फ्रस्ट्रेशन शुरू किया था। फ्रस्ट्रेशन क्या थी मेरे को कि मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था। पढ़ने का मतलब मैं ये नहीं कहूंगा मुझे बुक्स खोल के पढ़ने का शौक था, मुझे दुनियादारी का जानना होता था। यार ये कंपनी क्या कर रही है, जैसे मैंने बताया मुझे मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो अगर कोई कंपनी नहीं आ रही है इंडिया के अंदर, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेके आ रही है, तो मुझे बहुत मजा आता था। मेरे को तेरे को पता ये चीज क्यों करी गई है। तो एमबीए के अंदर आपके पास दोस्त थे जिससे आप शेयर कर पा रहे थे, नौकरी के अंदर आपके पास दोस्त थे जिससे आप शेयर कर पा रहे थे, पर जब मैं टॉप मैनेजमेंट पहुंचता चला गया आपके पास दोस्त नहीं थे वो शेयर करने वाले। और किसी को वो बातें बोलो पका रहा है यार, घर पे बोलता था मैं, कह रहा तू पका रहा, तू ना बाबा बन जा। तो जी पे शो आया करता था सुभाष चंद्रा वाला, तो वो बताते थे बिजनेस कैसे करना है कैसे नहीं करना। मेरे घर वाले कहते थे बेटा ऐसा बन जा तू ना, तू भी ये वीडियोस बनाना शुरू कर दे, तू भी, मतलब कहते थे तू पकाता है, तू ना इससे सीख। मेरा बहुत दिमाग खराब होता था। मैं कहा यार मैं कुछ और बता रहा हूँ, वो कुछ और बात कर रहे हैं, मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाह रहा। मैंने YouTube शुरू बेसिकली इसलिए किया था कि वो जो अंदर की नॉलेज है वो मैं शेयर करूंगा, जो भी मुझे आता है, कुछ भी नया पढ़ता हूँ। उस टाइम पे मैं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं ना कि हफ्ते की एक बुक पढ़ना चाहिए एक बंदे को, ये है वो है, मैं हफ्ते में कई बार 2 बुक भी खत्म कर देता था। ये स्पीड थी। और लॉजिकली स्पीड क्यों थी, क्योंकि मैं गुड़गांव में काम कर रहा था। रोहिणी से गुड़गांव एक साइड का ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे का, तो 5 घंटे में ट्रेवल कर रहा था। तो मेरे पास रोज का 5 घंटे था पढ़ने के लिए, जो था ही। ऊपर से आप नॉर्मल टाइम निकाल लो तो बात अलग है, तो 5 घंटे था ही मेरे पास। तो मेरी स्पीड बहुत तेज थी उस टाइम पे, मैं कहूंगा एकदम पीक पे था अपनी रीडिंग स्पीड के। बहुत तेज चलता था, लोग भी देखते रहते थे जो बेडरूम में बैठे होते थे, क्या कर रहा है इतनी तेज, कोई कैसे पढ़ सकता है। और मुझे मजा आता था, नो डाउट मुझे बहुत मजा आता था। अब वो चीजें जो पढ़ रहा था वही चीजें मैंने बतानी शुरू कर दी। और बुक समरी सोची थी मैंने कि मैं बुक समरी डाला करूंगा, पर उस टाइम पे सीकन वीकन जैसे चैनल आ चुके थे, तो मैंने कहा मैं नहीं डालूंगा। मैंने इक्का दुक्का डाली, पर फिर मैंने क्रक्स अपना शेयर करना शुरू किया, मेरे को ये चीजें कैसी लगती है, लीडरशिप क्या है। लीडरशिप पे मैंने 5-6 बुक्स पढ़ रखी है, वहां से मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है। प्लस मैंने जॉब के अंदर भी लीडरशिप देख रखी है, तो मैं फिर बात करता था लीडरशिप क्या है, इस टाइप वाली चीजें। फिर यूट्यूब भी चलता चला गया, और मैं अपनी कंपनी केमिकल की वाली बात करके चलूं, वहां पे मेरे पास अच्छे क्लाइंट्स आ चुके थे, बड़े क्लाइंट्स। तो आज के टाइम पे मैं कहूं तो मैं यूट्यूब को उस टाइम पे एज अ हॉबी लेके चलता था कि एक टाइम पास चीज है, ऐसी ही बस बनानी है कि फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। आज के टाइम पे मैं यूट्यूब को एक बिजनेस ट्रीट करता हूं कि एक अच्छा बिजनेस है मेरा, तो मैं यूट्यूब को भी एक अच्छा टाइम देता हूं और उसके लिए भी एक अलग से टीम बिल्ड कर रहा हूं। मैं ये कहूंगा कि यूट्यूब की टीम बहुत बड़ी नहीं है इस टाइम पे, 3 ही बंदे ऑपरेट कर रहे हैं यूट्यूब की टीम के अंदर, पर यूट्यूब की टीम भी बिल्ड कर रहा हूं। आज से लॉकडाउन के अंदर ही मैंने टीम बिल्ड करी है, उससे पहले टीम ही नहीं थी। उससे पहले तक हर चीज मैंने खुद की है, हर चीज, एडिटिंग से लेके सब कुछ। एडिटर तो मैं कहूंगा भी 1-1.5 महीने पहले ही आया मेरे पास, उससे पहले भी एडिटिंग मैं कर रहा था। आज भी एडिटिंग मैं ही करता हूं कुछ कुछ वीडियोस की, कुछ वो करता है कुछ मैं करता हूं, क्योंकि मुझे भी पता है मेरी शायद स्पीड ज्यादा है, ज्यादा इन द सेंस मैंने इतनी सारी वीडियोस बना ली, तो मेरा हाथ बहुत तेज बैठा हुआ है, और वो उतना तेज शायद नहीं कर पाएगा कोई, क्योंकि मुझे जो चाहिए शायद उनको नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। जी। तो मुझे वो पहले एडिट करके दिखाते हैं, तो उस चक्कर में सारा का सारा सीन होता है। तो यूट्यूब का यही रहा। आज यूट्यूब मुझे कुछ 4-5 लाख रुपए दे देता है, 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए के आसपास एडसेंस से आ जाता है, 1-1.5 लाख रुपए हमारे पास स्पॉन्सरशिप का आ जाता है, 1-1.5 लाख रुपए में अगेन कहूंगा मेरे पास एफिलिएट का आ जाता है। मतलब ठीक है, यूट्यूब इज गुड। हाँ, यूट्यूब इज गुड। तो मजा आ रहा है यूट्यूब पे, क्योंकि पैसा मिलना शुरू हो गया। एजेंसी वाला काम इज गुड, यूट्यूब से भी बहुत सारा काम आ रहा है, और जो पुराने क्लाइंट्स है जो मैं बता रहा हूँ आपको, रिकरिंग वाले क्लाइंट्स है, वो भी रिटेन है मेरे पास। कुछ मैं कहूंगा लॉकडाउन के अंदर कुछ लोग हुए आगे पीछे हुए, पर रिटेन्ड है। और इंडियन ऑडियंस से भी बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं हमारे पास में। अब हम आने वाले टाइम में कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं जो कि मैं यूट्यूब पे बेचूंगा। क्योंकि अभी यूट्यूब पे मैंने कहा ना, मैंने बिजनेस ट्रीट करना शुरू कर दिया। पहले मैं कुछ नहीं बिजनेस की तरह ट्रीट करता था, मैंने यूट्यूब को भी बिजनेस ट्रीट करना दिया, तो मैं उसके लिए भी एक प्रोडक्ट्स बना रहा हूं जो कि मैं वहां पे प्लेस करके बेच सकूं। सिंपल सी बात, अगर कोई ब्रांड मुझे एक वीडियो बनाने के 2 लाख रुपए दे रहा है, मैं तो महीने की 30 वीडियो डालता हूं जी, तो वो तो उसको महीने की तो उसकी एक बनानी है ना, 29 वीडियोस तो मेरी है। तो क्यों ना मैं ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड करूं जिसको मैं एटलीस्ट 20 वीडियोस में मार्केट कर सकूं। तो मैं ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब आने वाले टाइम में ये चीज रहेगा। दैट्स ग्रेट। ये अच्छा मोटिवेशन था। ये बहुत अच्छा था। ऑल्सो ये भी जानना पसंद करेंगे कि ऐसी कौन सी बुक है जो आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि उन्हें जरूर पढ़नी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है। रिच डैड पुअर डैड मैं हमेशा कहता हूँ कि उससे मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पाया।
तो उसमें जो रिच डैड की बात करी गई है वो मेरे पापा है एक तरह से, मैं कहूंगा। हाँ जी। हाँ, तो मतलब बुक मेरे पापा की नहीं है, मतलब वो बुक मैंने लिखी है। जो उसमें जो स्टोरी के अंदर बताया गया है वो मैं अपने पापा से बहुत ज्यादा चीजों को रिलेट कर सकता हूँ कि उन्होंने किस किस तरीके से सेविंग सिखाई मेरे को। जो उसमें बुक में सिखाया जा रहा था ना, ऐसा लग रहा था यार ये तो बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ मैं। तो आपके फादर जो है वो रिच डैड की तरह एक्ट कर रहे थे एज लाइक उनके। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें उन्होंने सिखा रखा है कि किस तरीके से सेविंग करते हैं लोग। अमीर क्यों होते हैं? क्योंकि अमीर इसलिए नहीं होते कोई ज्यादा कमाता है, अमीर बंदे इसलिए होते हैं क्योंकि वो ज्यादा सेव कर पाते हैं और ज्यादा एसेट्स लेते हैं, लायबिलिटीज नहीं लेते तो हैं। मेरे पापा की बात बताऊं, मेरे पापा के साथ भी यही सीन है। मेरे पापा के बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो पापा से ज्यादा अर्न करते थे, पर आज हमारे पास ज्यादा एसेट्स है उनसे। हम ज्यादा सही है, सब कुछ सही है, क्योंकि पापा सेव करते चले गए। पापा ने अच्छी खासी सेविंग करी और एक्सपेंसेस कम करे वेली चीजों के ऊपर, और वो लोग अय्याशी ज्यादा करते हैं और बाकी चीजें कम करते हैं। लॉन्ग टर्म वाला। तो जो बुक पढ़ी ना, उससे पहले मुझे पता नहीं था कि ऐसी चीजें होती है। मतलब मैं भी सेव करता था क्योंकि कल्चर चलता हुआ आ रहा था हमारे घर में, बेटा पैसे की कदर है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। पर जब ये बुक पढ़ी ना तो एक क्लैरिटी मिली, अच्छा यार ये चीजें भी हो सकती है मार्केट के अंदर। तो उसमें मतलब दिमाग बहुत ज्यादा खुला मेरा। और मैं हर एक बंदे को कहता हूँ कि पढ़ो बुक को, समझो उस वाली बुक को। अगर आपके साथ में ये चीजें होती है, आपकी फैमिली की अपब्रिंगिंग ऐसी है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो वहां से सीखो। तो बेसिकली फाइनेंशियली एजुकेट बनो। वो जो बुक है वो एक पहला स्टेप है फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ। उसके बाद आपको अपने आप ही लर्निंग पास मिलते चले जाएंगे कि मुझे ये भी करना चाहिए, ये भी समझना चाहिए, ये भी समझना चाहिए। फिर आपका दिमाग खुलेगा। इन्वेस्टर की रिलेटेड भी बहुत सारी बुक्स है, उसको भी पढ़ने के लिए कहूंगा। दिमाग खुलता है। मैं अपना कंसेप्ट बताना चाहूंगा। मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मान लो कोई भी बंदा, जैसे एग्जांपल के लिए कोई ₹1,00,000 महीना कमा रहा है, तो अपना एक रूल मान लो कि मुझे इतने रुपए महीना सेव करना ही करना है, बात खत्म। तो जैसे ₹1,00,000 आए हैं, जो सैलरी ऐसे से आ रही है, जैसे मैं अपनी बताऊं कि मेरे को जब ₹1,00,000 सैलरी आ रही थी तो मैंने सोचा कि ₹80,000 तो सेव करूंगा, बात खत्म हो गई। तो वो सीधा चले गए किसी चीज के अंदर, वहां से निकल ही नहीं सकते वो पैसे। अब मेरे को ₹20,000 महीना काटना है, जिसमें मुझे सारे एक्सपेंसेस झेलने हैं, शायद घर पे भी देना है, मेरे को ट्रैवल एक्सपेंस भी देना है, खाना पीना भी है। तो इससे क्या होगा, अब मैं जो ₹20,000 सैलरी वाला बंदा है मैं उसके जैसा हो चुका हूं। मेरे अपने आप ही एक्सपेंसेस हर चीजें नीचे आ जाएगी। अभी आईफोन की बात करके चलूं तो जब मैं मार्केटिंग हेड था उस टाइम पे, मतलब मैं टॉप मैनेजमेंट पे हूं, उससे नीचे मैनेजमेंट, उससे नीचे मैनेजमेंट, ऐसे ऐसे लड़के थे जो भाई नए नए कॉलेज से पास आउट हुए, ₹15,000 सैलरी है, और उस जमाने में वो आईफोन लेके घूमते थे, सबसे टॉप मॉडल, लाख रुपए का आता होगा, मतलब उस जमाने में आता होगा। मैं कहा कैसे ले लिया बेटा? कहते सर EMI पे ले लिया। तो मैंने अभी लिया, मतलब मैं कहूंगा आज से 1.5 साल पहले लिया, क्योंकि मुझे नीड आई इसलिए मैंने लिया। मैं ये नहीं कह रहा मैं पहले नहीं ले सकता था, मैं पहले भी ले सकता था, पर मेरे को जरूरत ही नहीं थी। मैं कहा क्या करना है क्या नहीं करना। तो क्या करता हूं मैं, जितना कमाता हूं सबसे पहले उसका एक पोर्शन, और वो फिक्स होता है कि इतना तो निकालना ही है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बिजनेस है जैसे मेरा, तो मैंने एक पोर्शन मान रखा है कि मुझे इतने रुपए निकालना ही है। अगर मेरा प्रॉफिट कम हुआ तो इसका मतलब ये है कि मेरा वो जो एक्सपेंस का ब्रैकेट है वो भी कम हो जाएगा। मुझे वो निकालना ही है, मेरा कुछ भी हो जाए। और अगर मेरा प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो मेरा एक्सपेंस का ब्रैकेट बढ़ गया, तो मुझे पता है कि मुझे ये करना है। जैसे एग्जांपल के लिए न्यू ईयर आया, क्रिसमस आया, मुझे पता है इसके अंदर मेरी बेटी हुई है, उसका पहला है, तो मुझे उसके लिए फंक्शन करना होगा, मतलब उसके साथ कहीं घूमने फिरने जाना होगा, खर्चा होगा। तो अगर आप एक आउटिंग पे जाते हो 7-8 हजार रुपए जाएंगे, तो मुझे पता है कि मुझे वो 7-8 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाने हैं, तभी मेरे मंथली एक्सपेंसेस मेट हो गए। अभी के टाइम पे भी, मतलब अभी के टाइम पे मैंने अपने आप को इतना ज्यादा रूल्स के अंदर बांधा हुआ है कि जितना भी कमाओ भाई पहले सेव हो गए। मेरे को कई अभी भी मेरे घर वाले भी बोलते हैं बड़ा कंजूस है तू, क्योंकि एट लास्ट मेरे पास पैसा नहीं बचता। मेरा जितना पैसा आता है मैंने एक अकाउंट बना रखा है, मैं सारा पैसा उधर फेंक देता हूं कि उतना तो वहां डालना ही डालना है। जैसे ही वो वहां खत्म होता है उसके बाद जो मेरे पास अमाउंट बचता है इस पे काटना है बेटा महीना। तो उससे क्या होता है, मेरी वो एसेट्स वहां पे बनती जा रही है। अब वहां पे पैसा इकट्ठा हो जाता है, उससे फिर बाद में कुछ भी ले लो। आपको कहीं इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, घर लेना, प्रॉपर्टी लेनी, कुछ भी लेना, वहां ले लो। अभी जैसे ऑफिस और एक घर का प्लान चल रहा है मेरा। लॉकडाउन हो गया इसलिए थोड़ा नहीं हो पाया पिछले साल। इस साल मेरा ये प्लान चल रहा है कि मेरे को कुछ ऑफिस सेटअप कुछ नया लेना है, कहीं नया लेना और बड़ा बनाना है। तो उसके लिए पैसा सेफ है मेरे पास। अब मेरे को टेंशन नहीं है कि ये नहीं सोचना है क्या है। मुझे पता है कि मेरे को मेरे रिश्तेदारों के फोन आते हैं, दोस्तों के फोन आते हैं, भाई एक सौदा मिल रहा सस्ते में चाहिए, क्योंकि सबको पता है मेरे पास है लेने के लिए, मैं ले लूंगा। तो ये मानना है मेरा भी, सबको कहना है कि अब चाहे 10,000 रुपये महीना कमाओ, तो अगर 10,000 रुपये महीना कमा रहे हो तो मेरे हिसाब से 5,000 रुपये महीना आपको चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो 5,000 रुपये सीधा सेव करो, बात खत्म।
तो पहले सेव होगा, बचा हुआ बाद में एक्सपेंस होगा। 20,000 रुपये महीना कमा रहे हो, 7-8 हजार रुपये महीने से ज्यादा मत रखो अपने पास। ज्यादा पैसा नहीं रखोगे, कंजूसी में जियोगे, ज्यादा पैसा बचेगा और वो बाद में आपको समझ में आएगी। स्टार्टिंग में शायद समझ में नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में शायद आपके कई दोस्त, कई सब आपको बोलेंगे कैसा आदमी है कैसा नहीं है, पर जब 1-1.5 साल 2 साल बीत जाएंगे ना, तब आपको खुद रियलाइजेशन आएगी ये अभी भी लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं और आज आपको जो चाहिए हो सकता है ना वो आप ऐसे ले लेते हो। So this is a very good piece of information. You should also start saving, right, Sahil? Yes. Success. आप इस मुकाम पर आ गए हैं. Like today, you have succeed. So how are you feeling? How this success is actually making you feel today? ठीक है, मेरी बेसिकली सक्सेस की डेफिनेशन ये लगे, मेरे हिसाब से अभी जो मेरे गोल्स है मैं उसको अचीव नहीं कर पाया, ठीक है, पर अगर सक्सेस इज हैप्पीनेस तो मैं खुश हूं और मैं स्टार्टिंग से खुश हूं। और मेरी एक डेफिनेशन थी मैं कुछ भी करूंगा खुश रहूंगा, मैं खुश हूं। बीच में कभी अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, पर ओवरऑल मैं कहूं तो मैं अपनी सेटिस्फाइड हूं अपनी जिंदगी से, भाई मस्त चल रही है जिंदगी। पर अगर उस वाली गोल की बात करके चले, जो मैंने गोल सोचा हुआ अपने लिए वो अचीव कर लिया है मैंने, नहीं किया है वो अभी अचीव नहीं किया है, तो मैं अब उस टर्म्स में अपने आप को सक्सेसफुल नहीं कह सकता, पर हैप्पीनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने आप को कह सकता हूं खुश हूं मैं। पिछला साल उतना अच्छा नहीं रहा, लॉसेस हुए कुछ, और अच्छा ये रहा कि मेरी बेटी हुई, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेसफुल है, मिशन अकम्प्लिश्ड। आगे इंसान का क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, आगे बच्चे करने के लिए चलते रहना है। तो आगे बच्चे हो गए, सक्सेसफुल हो गया। और अगर हम फाइनेंशियल गोल्स की बात करके चले तो मेरे फाइनेंशियल गोल्स बहुत बड़े। मेरा गोल है 100 करोड़ रुपए महीना कमाना है मेरे को, और जब वो रिकरिंग आना शुरू हो मेरा बिना इंटरफेयर किया जाता, तब मैं रिटायरमेंट लूंगा। और वो मेरा गोल है कि मुझे 45 के आसपास रिटायर लेना है। तो अभी मैं 30 का होने वाला हूं, तो मेरे पास सिर्फ 15 साल ही है। चलिए, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो लैंडमार्क्स मैंने बहुत बड़े रखे हुए, तभी उसमें मेहनत करने में ज्यादा मजा। Yes, of course. If you will dream big, then only you will be, you will be passionate about to do something. Okay. So I would like to ask कि ऐसे क्या principles हैं, like होते हैं ना लाइफ में, that you have some principles in your life, you actually move on those principles. What are the principles of your life? एक तो ऑनेस्टी, ठीक है, सच बोलना, होगा नहीं होगा। आज मुझसे कई लोग कहते हैं कि आपको डर क्यों नहीं लगता। यूट्यूब पे मैं बहुत कुछ बोल देता हूँ अपने चैनल के ऊपर, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर मैं सीधा रहता हूँ। क्यों? मुझे डर नहीं लगता, मैंने जब कुछ गलत किया ही नहीं, मुझे डर क्या है। मेरे पास कोई क्लाइंट आया, मैं उसको सीधा बोलता हूँ भाई इस चीज को होने में इतना टाइम लगेगा। अब क्लाइंट, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग की बात करके चलता हूँ, तो अब किसी क्लाइंट को मार्केटिंग करवानी है, अब किसी बंदे ने उसको कह दिया कि 3 महीने में रिजल्ट आ जाएंगे। मुझे पता 3 महीने में नहीं आ सकते, पर मुझे पता है अगर मैं उसको बोल दूंगा ना 3 महीने में आ जाएंगे, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 10 लाख रुपए का। मैं सीधा मना करता हूँ भाई नहीं हो सकते। वो कहता वहां से हो रहा है, मैं कहता ठीक है वहां से करा लो, मेरे बस की नहीं है। तो पहली चीज तो मैं ये कहूंगा, मेरे प्रिंसिपल्स है कि, और मैं अपनी टीम को भी यही कहता हूं कि इस चीज के ऊपर स्ट्रिक्ट रहो कि सच बोलना है और सच ही काम करना है, कोई किसी का झूठ बोल के काम नहीं करना। कुछ तो देखो सिंपल ट्रेड सीक्रेट्स तो रहते हैं, वो ट्रेड सीक्रेट्स तो हम बता नहीं सकते किसी को कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर कुछ चीजों के अंदर मैं पूरा ऑनेस्ट हूं। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि YouTube को मैं बिजनेस ट्रीट करने लग गया और मैं कल को अपने प्रोडक्ट्स निकाल के बेचूंगा, मैं सीधा हूं, ऑनेस्ट हूं, बात खत्म। मैंने अपनी जो कोर्स बनाता हूं, कुछ भी प्लेलिस्ट बनाता हूं, उसमें कुछ भी बेचता हूं, सीधा बोलता हूं कि भाई मैंने ये इसलिए किया है, इंटरेस्टेड है तो करो, नहीं करना तो मत करो। और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो जितना रह सकते हो, घुमा फिरा के बात मत करो कि ऐसा हो जाएगा ये हो जाएगा, सीधा। मेरे लिए मैं ग्रे नहीं है, मेरे लिए ब्लैक और व्हाइट है, हाँ या नहीं है, बस। आप ये करते हो, हाँ करता हूं, नहीं करते नहीं करता। आप करते हो, इट डिपेंड्स कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो डिपेंड बहुत रेयर आता है मेरे साथ में। मेरे लिए हाँ या नहीं है हर चीज, ग्रे सेक्टर नहीं है। यही है मेजरली। सेविंग का एक प्रिंसिपल रहता है मेरा कि पैसों को थोड़ा सेव करके रखो, और लर्निंग का प्रिंसिपल रहता है। आज भी मैं बोल के चलूं, आज मेरे को जरूरत नहीं है काम करने, पढ़ने की, सीखने की। आज भी मैं ये मान के चलो कि अप्रोक्स मंथली 50,000 रुपए खर्च करता हूँ ऑन एवरेज अपनी लर्निंग के ऊपर मंथली। क्योंकि मेरा मानना है जितना ज्यादा कमाता जा रहा हूं उसका कुछ पोर्शन मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करता जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये फ्यूचर में मुझे रिटर्न देगा। आज जैसे रिटर्न दे रहा है, उस जमाने की लर्निंग, उस जमाने में जैसे कि मैंने 250 रुपए की बुक पढ़ी, और मान लो मैंने अपनी 2011 से लेके
17 तक मान के चलते हैं, मैंने 10 लाख रुपए अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लगा दिए। आज मैं उससे कई गुना ज्यादा मंथली कमा लेता हूं। तो सोचो अगर मैं, और उस टाइम में कुछ भी नहीं लगाता था वैसे, मतलब ये मान लो मैं अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे 500 रुपये लगाता हूँ बस। ये मैक्स था, ये मतलब मैक्स बता रहा हूँ आपको कि मंथली में 500 रुपये से ऊपर खर्च नहीं किया होगा कभी मैंने। कि एक बुक आती थी, उस बुक को चलाना होता था और उसके बाद फिर दोस्ती यारी में शेयर करते थे कि भाई देख तू मेरी बुक रख ले, मैं तेरी बुक ले, तू ये पढ़ ले, तू ये पढ़ लेगा। फिर वो आपस में घूमती रहती थी, तो एक बुक के बदले आपको 10 बुक्स मिल जाती थी। बुक्स के अलावा ब्लॉग्स भी होते थे, कुछ कोर्सेज डाउनलोड हो जाते थे कहीं ना कहीं से जुगाड़ से। आज मैं वो लेना पसंद करता हूँ, उस जमाने में डाउनलोड करता था क्योंकि पैसे नहीं होते थे बस। तो मेरा ये प्रिंसिपल्स है मेरे मेजरली। चलिए जानकर अच्छा लगा। थैंक यू। इन लाइफ वी फेस challenges from outer world, right? Like there are so many challenges, but the main challenge is of self-doubt. So what doubts you had, like in yourself, with yourself? पहला तो मैंने आपको बताया कि मुझे इंजीनियरिंग के बाद में रियलाइजेशन आई कि मैं को बिजनेस नहीं आता है। उससे पहले मुझे लगता था कि मैं भगवान हूँ बिजनेस का। तो एक मैं प्रैक्टिस था, पता नहीं मैंने कहीं बुक में पढ़ा था, कहीं पे पढ़ा था, या मेरे टीचर ने बताया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किसने मेरे को बताया था ये। तो वो प्रैक्टिस में बहुत टाइम से कर रहा हूँ। मैं क्या करता था, मैं अपने दोस्तों को, जितने भी आसपास वाले लोग हैं, उनको मैं भेजता था कि यार तुमको मेरी 5 चीजें बताओ जो बुरी लगती है, जो तुम चेंज कराना चाहते हो, और क्या ऐसी 5 चीजें लगती है जिसको तो जो तुमको अच्छी लगती है मेरी। तो मैं हमेशा करता था, ये फॉरवर्ड मैसेज चलते थे उस जमाने में, मतलब SMS वाला सीन होता था, 2008-9 की बात कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा भेजता था लोगों को, जब भी कोई नया दोस्त बनता था तो मेरे पास कुछ मैसेज के क्वेश्चनर्स पड़े हुए थे, वो भेजता था। और जब भी उस दोस्त से अलविदा हो रही होती, जैसे आप 12th तक थे तो 12th के बाद आपके कुछ दोस्त छूट गए, तो मैं उनको भेजता था यही वाले मैसेज कि भाई तुम मेरे बारे में बताओ, तुमको क्या लर्निंग है। इंजीनियरिंग किया तो एक किसी दोस्त के साथ 1-2 साल बीत गए, उसको भेजा भाई तू मेरे बारे में क्या सोचता है, और वो बार बार इटरेट करता गया। उस टाइम पे मेरे को लोग कहते थे कि भाई क्या भेजता रहता है फॉरवर्ड मैसेज, पर वो क्या था, वो मेरी लर्निंग थी। अब किसी ने मेरे को बताया ये तेरी 4-5 चीजें मेरे को अच्छी लगती है, तो मुझे पता लग गया मेरे प्रोज है। हमको तो हम अपने ऐड से तो कुछ भी सोचे कि मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है, पर जब सामने वाला कोई बोलता है ना तो वो सच्चाई है। अपने एंड से हम कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है 90% लोग इस दुनिया में अपने आप से झूठ बोलते हैं। वो अपने आप को बस मनाने के लिए कहते हैं हाँ भाई ठीक है ये मुझे आता है, पर उनको नहीं आता होता। पर वो जो अगर वो वाली चीज सही हो जाए ना, अपने आप से झूठ ना बोलने वाली, तो ये चीजें, मतलब ये ट्रिक मेरे लिए अच्छी रहती है। मैं सामने वालों से लेता हूं, उसके बाद फिर मैं अपने आप से पूछता हूं। हवाबाजी भी नहीं करनी, क्योंकि कई दोस्त होते चढ़ाने वाले कि भाई तू इस चीज में अच्छा है, ये कर देगा वो कर देगा। तो आपको वो चीज अपने आप से भी पूछनी है। मेरे को मेडिटेशन का शौक है, तो जब मैं मेडिटेट करता हूं तो मैं अपने आप से भी पूछता हूं कि ये चीजें क्या हो रही है। जैसे कि आज ही मान के चलते हैं, जब हमने इंटरव्यू किया, भी मेरे कुछ काम है तो वो काम निपटाऊंगा रात को सोने से पहले मैं। और मैं कोई वो वाला मेडिटेशन वाला मानता नहीं कि आपको एक पोजीशन में बैठना ही करना है, मैं आंखें बंद करके लेट के भी कर लेता हूं। लॉजिकली क्या है, अपने थॉट प्रोसेस में जागना है, पूरे दिन में जागना है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो मैं पूरा दिन एनालाइज करता हूं और देखता हूं उसमें मैंने क्या लर्निंग ली है और क्या मैंने गलतियां करी है जिसको मैं इंप्रूव कर सकता था। तो इसलिए मतलब मैं कहूंगा मेरे में सेल्फ डाउट बहुत कम आए, और ये चीज अच्छी है मेरे हिसाब से। मेरे में बहुत कम सेल्फ डाउट आते हैं अपने आप में, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। हमेशा ये रहता है कि करना देखा जाएगा, पहले कर देते हैं। अगर किसी ने कुछ गलत बोला भी तो अपने आप को इंप्रूव करके फिर वापसी ले आएंगे। जैसे बिजनेस न्यूज एक सीरीज शुरू करी थी मैंने, तो मेरे को लगा था कि मैं कर लूंगा। जब मैंने किया तो स्टार्टिंग में मुझसे नहीं हो रहा था, ठीक है। जो लोग देखेंगे स्टार्टिंग में उनको लग रहा होगा भाई सही कर रहा था, पर मुझे पता था कि मैं नहीं कर रहा था। मैं अपने आप को फेक कर रहा था कि मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, पर वो करते 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 अपने आप सही होना शुरू हो गया। तो वो चीज अब मुझे एक फॉर्मूला मिल गया है कि कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है अपने डोमेन में। मुझे पता है कि मेरे को डांस नहीं आता है, मुझे नहीं आता है। एक बार मैंने MBA के अंदर कोशिश करी थी डांस करने की, तो मैंने सनी देओल वाला डांस किया था। हाँ, तो उसके बाद सारे दोस्तों ने 2 साल मेरे पूरे मजे लिए। मैंने कहा वो कॉमिक स्किट थी, वो डांस नहीं था। तो मेरे को वो चीज रियलाइजेशन आ चुकी है, मेरे पास की डांस नहीं है। पर ये चीज पता होनी चाहिए, मेरा पर्सनली मानना है। आपको पता होना चाहिए किस चीज में आप अच्छे हो, किस चीज में बेकार हो। जिस चीज में अच्छे हो कुछ भी करके उसको घुमा के उसको सामने वाले को दिखाना है कि मुझे ये चीज आती है। और जो चीज नहीं आती ना, उसमें कुछ भी करके आपको छुपा लेना है कि आपको वो चीज नहीं आती है। जैसे मेरे को जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता है मैं अच्छा गा लेता हूं, ठीक है। बाकी उनको ये नहीं पता मैं अच्छा डांस नहीं करता, क्योंकि मैंने कभी डांस की वीडियो आने नहीं दी। मेरे को उनको पता मैं अच्छा गाता हूं, क्योंकि मैं अपने गाने की वीडियोस कभी कभी ऐसे कुछ ना कुछ करके वो बोलता रहता हूं कि मैं गा लेता हूं, कुछ ना कुछ कहीं पे वीडियो डाल दी, कुछ भी डाल दी, तो लोगों को लगता है ये कर लेगा। तो यही चीज है, मुझे पता है मैं किसमें अच्छा हूं किसमें बुरा हूं।
और जिसमें बुरा हूं उसको छुपा लेता हूँ, जिसमें अच्छा उसको दिखा देता हूँ. मार्केटिंग. That's superb. Thank you. Superb. You like meditation. So, like, for how long you have been doing this meditation, and what effects you have seen in you by doing meditation? 8-9 साल हो गए. 8-9 साल. Such a long time. 8-9 साल हो गए. And what effects you actually saw in yourself, noticed in yourself? स्टार्टिंग में बताऊं, मेरे को ना फोकस की थोड़ा सा इशू था और मेरे को गुस्सा बहुत आता था. तो ये 2 चीजें मेरी बहुत इंप्रूव हुई है. बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई है जिसको हम ना ग्रांटेड ले लेते हैं. वो बाकी सारी चीजों को मैंने ग्रांटेड ले रखा है. मेरे को ऐसा लगता है बाकी सारी चीजें मेरी मेहनत से इंप्रूव हुई है, मेरी मेडिटेशन से इंप्रूव नहीं हुई है. जैसे कि मेरा बोलने का तरीका, तो अब इसको चक्रा मेडिटेशन होती है, उसमें थ्रोट चक्रा कहा जाता है. तो मैंने चक्रा मेडिटेशन करी, उसमें मैंने अपना थ्रोट को इंप्रूव किया होगा. पर मेरा कहना है नहीं भाई, मैंने इंटोनेशन पे मेहनत करी है, मैंने कोर्सेज किए, मैंने अपनी टोनालिटी पे काम किया है, मेरे को आती है. तो इस चीज को मैं चाहे ग्रांटेड मान के चलूं, कुछ भी मान के चलूं, पर अगर मैं मेजरली मान के चलूं, मेडिटेशन से 2 बड़े फर्क. मेरे को बहुत गुस्सा आता था, आज वो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता. आज ऐसा लगता है बच्चा है, छोड़ दो उसको, जान दो. और वो बहुत ही ज्यादा. और फोकस, आज फोकस बहुत अच्छा है मेरा. कई लोग मेरा मजाक भी बनाते थे उस जमाने में, जब मैं बेसिकली क्या था, आज के टाइम पे मेरे मेडिटेशन का टाइम कम हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं बिजनेस भी हैंडल कर रहा हूं, मैं बहुत कुछ हैंडल कर रहा हूं. उस जमाने में वेले थे, 2-2 घंटे बैठा रहता था मैं मेडिटेशन करने के लिए. तो वेले करना क्या, इंजीनियरिंग कर रहे हो आप, इंजीनियरिंग के बाद आपका कॉलेज खत्म हो गया, आप घर पे आ गए, क्या करोगे? थोड़ा सा पढ़ लोगे, कितना पढ़ लोगे, बाकी क्या करोगे? कोई ये तो होता नहीं था. आज के टाइम पे जैसे OTT आ गए, ये आ गया, वो हो गया. उस जमाने में ऐसा कुछ तो होता नहीं था. तो आपको करना क्या होता था, यही कुछ चीजें करो, कुछ भी टाइम पास वाली चीजें. तो मैं उस टाइम पे बहुत टाइम करता था मेडिटेशन, लंबा टाइम बैठा रहता था. तो क्या होता था, जैसे कि मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूं, या फिर बात करते करते मैं टीवी देख रहा हूं, आप मेरे साथ बैठे हो, हम दोनों बैठ के IPL देख रहे हैं. तो मेरा IPL पे पूरा ध्यान है, आप मुझे बोल रहे हो साहिल 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 यहां बैठ के, और वो टीवी दूर पड़ा है वहां से, मेरे को वही सुनाई दे रहा है, मेरे को आप नहीं सुनाई दे रहे. फिर आप हिलाते थे मुझे, मैं कहा हाँ, फिर मैंने कहा यार सुना नहीं, सॉरी. फिर वो कहते पागल है साला, पागल है, इसको समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है. और बहुत मजाक बनाया मेरा इसके चक्कर में, मेरी फैमिली में भी मना है. तो और ये चीज मुझे आज अच्छी लगती है. मेरे को पता है ना इससे मेरे काम में कितनी कंसंट्रेशन बढ़ती है. लोगों को जिस काम को करने में शायद 4 घंटे लगेंगे, मैं शायद 2 घंटे में निपटा देता हूं. क्योंकि मैं जब काम करता हूं तो फिर पूरी अटेंशन वही होती है, मुझे नहीं पता कि साथ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. तो ये 2 चीजें इंप्रूव हुई है, और मैं हर एक बंदे को रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट ट्राई करके देखो मेडिटेशन. आपको एक अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है कि आप क्या हो. जैसे मैं बता रहा हूं ना, एक जो नया मैं ट्राई कर रहा हूं आजकल, कि अपने अंदर झांकने वाला, कि फुल डे मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूं. इसमें बहुत लर्निंग मिलती है, बहुत छोटी छोटी लर्निंग. जैसे अभी हम बात कर रहे हैं और आपने जो बॉडी पोस्चर ले रखा है, जिस तरीके से बैठ रखे हो, अब मुझे एक इंटरव्यू सीरीज शूट करनी है, तो मैंने को आपको देख लिया, मेरे को नहीं पता, सबकॉन्शियस में है ये. जब रात को सोऊंगा तो मेरे को सबकॉन्शियस सबको दिखाएगी. फिर मैं देखूंगा यार ये चीजें मैं भी यूज कर सकता था, क्या ये कैमरा एंगल मैं भी यूज कर सकता था, ये फ्रेम मैं भी यूज कर सकता हूं. तो वो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो जुड़ जुड़ के इतना बड़ा स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट हो जाती है, पता नहीं लगता. That's amazing. So I would like to recommend to the audience that try meditation. See, you can see the effects and the changes, and कितने ज़्यादा फायदे हैं. गुस्सा आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन हो चुका है. So अगर बचना है तो मेडिटेशन शुरू कर दीजिए, and फोकस के लिए भी मेडिटेशन शुरू कर दें. What was your recent mistake which you have done and learned a lot from that mistake? And लॉकडाउन में आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए बेसिकली किसी पे, वर्क फ्रॉम होम वाले सीन के अंदर. एक बहुत बड़ी लर्निंग थी बेसिकली मेरी. क्या होता है, जो भी एक फ्रीलांसर होता है, अगर आप उसको पैसे दे रहे हो और कल को अगर वो मुकर भी जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, खासकर ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन के अंदर. क्योंकि क्या होगा, आप लीगल केस करोगे और लीगल केस चलेगा 5-10 साल, जिसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा, उसका भी टाइम वेस्ट होगा, और शायद आप एंड अप छोड़ दोगे उस चीजें. तो इसलिए मेरे को समझ में आया, अगर आपको कुछ चीजें करनी भी है तो ऐसे लोगों को ना पकड़ो जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं है. तो लॉकडाउन में ये बहुत बड़ी लर्निंग रही. एक और लर्निंग देना चाहूंगा मैं, जो कि रीजन था कि मैं बता रहा हूं मैं अपने स्टार्टअप्स निकाल रहा हूं. और मैं क्या कर रहा था, मैं लोगों के बिजनेस तैयार कर रहा हूं, लोगों की मार्केटिंग कर रहा हूं ताकि उनका बिजनेस ग्रो करे. लॉकडाउन में एक चीज रियलाइजेशन आई, यार मैं लोगों का बिजनेस तो ग्रो कर रहा हूं, क्यों ना मैं अपना बिजनेस बना के उसको ग्रो करना शुरू करूं. जैसे एग्जांपल के लिए
मैं आप मेरे पास आए कि मेरा इस चीज का काम है, आप मेरा बिजनेस ग्रो कर दो। मैं कहा ठीक है, आपकी वेबसाइट बन जाएगी, उसके मार्केटिंग करेगी, उसके बाद ये करेगी, उसके बाद ये करेगी, उसके बाद ये करेगी। आपने कहा ठीक है, अब आपने मेरे को पैसे दिए, हमने काम किया, आपको ग्रो करके दे दिया। अब क्या हो रहा था इंडियन क्लाइंट्स के साथ में कि वो 3 महीने 4 महीने काम कराते थे, रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते थे, उसके बाद वो अपना इन हाउस रख के हमारी पूरी स्ट्रेटेजी कॉपी मार के काम करते रहते थे। अब हमको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा था, इन हाउस में बहुत सस्ते में काम हो रहा था, वो निपटा लेते थे। तो हमको इसमें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में कॉस्ट ज्यादा आती है। कभी भी किसी का भी कोई काम करते हो तो आप क्या सोच के चलते हो, 8 महीने तक मैं प्रॉफिटेबल आ जाऊंगा। तो पहले 4 महीने 5 महीने आप लॉस में रहते हो, और जब तक हम वो ब्रेक इवन वाली सिचुएशन आने से पहले ही क्लाइंट कहता था ठीक है मैं खुद कर लूंगा। तो मेरे दिमाग में थॉट आया, क्यों ना जो वो काम कर रहा है वो काम करने वाला तो मुझे वैसे ही मिल जाएगी, क्यों ना मैं अपना खुद का ब्रांड बिल्ड करूं। आज पैसे है मेरे पास, मैं अपने पैसे खुद लगाता हूं, उनके पैसे क्या लगाने। और जो मेरी कॉस्ट लगनी है, जैसे कि मान के चलो जो सर्विस के चार्जेस मेरी कंपनी ले रही है वो तो नहीं लगने ना, जो बिल्ड करने का पैसा लग रहा है, जो बनाने का लगेगा, वही रिलेटिवली कम लगेगा। तो क्यों ना मैं अपने प्रोडक्ट्स बनाऊं। तो मैंने लॉकडाउन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए अपने। तो हमने एक ट्रैवल एजेंसी खोली, बाली चलो करके। बेसिकली मैं हनीमून पे बाली गया था, तो वहां पे एजेंट से बात करके आया था, वहीं से रेट ले आया। यहाँ देखा तो उन रेटों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब मैंने कहा यार ये यहाँ पे साइट बना लेते हैं, हमने बाली चलो बना ली। तो एक ट्रैवल बुकिंग बाली स्पेसिफिक साइट बना ली हमने। तो अब हमारा प्लान ये है, चलो नेटवर्क को ग्रो करेगी, गोवा चलो, मनाली चलो, यहाँ चलो, वहां चलो, वहां चलो, और वो स्पेसिफिक रहेगी उसी चीज के फोकस पे। बात खत्म। अगर आपको बाली जाना है तो सिर्फ बाली फोकस रहेगा, हम उस चीज के अंदर। गोवा जाना है तो गोवा फोकस रहेगी। तो इससे क्या होगा, इससे एक तो हमको काम करने में मजा आएगा। देखिए सिंपल सी बात, इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता। तो अब क्या होगा, मेरी ट्रस्ट वैल्यू चलेगी कि मेरी कंपनी है, प्लस हमने इतनी अच्छी कंटेंट मार्केटिंग करी है कि बंदा इंटरनेट से अपने आप हमारे पास आएगा। तो फ्री के लीड्स आ रहे हैं, काम करने वाले तो बहुत सारे मार्केट में पड़े ही है ना। जो एजेंट वेजेंट हो गया, हमको एजेंट के साथ में टाइप करना है कि यार तू, जैसे मेरे पास कोई गोवा की लीड आई, अब गोवा की लीड मान के चलते 10,000 रुपए की है, तो 10,000 रुपए का पैकेज बेच रहा है। मैंने उसको कहा मेरे को 100 पैकेज चाहिए, तो कितने में देगा? शायद हो सकता है वो 8,000 रुपए में दे दे, मैं 9,000 रुपए में दे दूंगा। वो खुद 10,000 रुपए में बेच रहा है, मैं 9,000 रुपए में बेचूंगा, उससे कम में और ज्यादा ऑडियंस को विदाउट पैसा लगाए। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल था। ऐसे हमने बहुत सारे बिजनेस क्रिएट कर दिए और बहुत सारे तैयार हो रहे हैं। मतलब मोस्ट प्रोबेबली 2 महीने के अंदर हम 3-4 और ऐसे बिजनेस लॉन्च कर देंगे, जिसमें मेरा एफर्ट नहीं है। लॉजिकली देखा जाए तो जो एजेंसी है, एजेंसी में मेरा कुछ काम नहीं है। मेरा काम था मार्केटिंग, मैंने मार्केटिंग कर दी है। अब वो धीरे 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 ऑर्गेनिकली बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब हमारा चलो नेटवर्क बड़ा हो जाएगा, जो मेरा प्लान है, तो मैं एक पार्टनर ले आऊंगा जो प्रॉपर एजेंसी वाला बंदा होगा। मैं उसको कहूंगा भाई पार्टनरशिप में आ जा, 30% तेरा सारा, 70% मेरा, सब कुछ तेरे को कुछ नहीं पैसा लगाना, तेरे को कुछ नहीं करना, तू बस हैंडल कर इस चीज को। तो लीड्स मैं ले रहा हूं, काम वो कर रहा है, प्रॉफिट हम शेयर कर रहे हैं, या 50-50 में शेयर कर लिया, वो देख लेंगे। मतलब प्लान यही है मेरा फ्यूचर के अंदर कि इसका एक पार्टनर लाके अब ये रख देना। मेरा बिजनेस भी तैयार है, मेरे पास एक काम करने वाला बंदा भी आ चुका है, मार्केटिंग भी हो चुकी है, एक बिजनेस तैयार, जहां से रिकरिंग पैसा आता जाएगा बिना मेहनत करे। जो मैं 100 करोड़ रुपए महीने की बात कर रहा था, ये एक छोटे छोटे नेटवर्क्स हो गए जो कि मुझे 40-50 लाख रुपए महीना देते रहेंगे। ऐसा प्लान चल रहा है। Superb, superb. So basically, we can learn कि कहाँ से he started. He started from zero, we can say, and now he is a hero. So he started. Actually, he started. So we don't have to wait. You don't have to wait. We have to start. And जब आप शुरू करते हैं तो फिर आती रहती है चीजें, opportunities आती है, as you can see. So yeah, start, grab the opportunities and move. Sahil, what do you think about the risks? आप रिस्क को कैसे डिफाइन करेंगे? लाइक लाइफ में आपने रिस्क लिए होंगे, कैसे डिफाइन करेंगे आप रिस्क को? रिस्क क्या, तो इसका रिस्क लेना चाहिए। रिस्क एक बहुत ही अच्छी चीज है मेरे हिसाब से, पर कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। ये नहीं है कि बस रिस्क ले लो, कुछ भी कर लो। शेयर मार्केट अभी बढ़ रही है और हमने पिक्चर देख ली है, रिस्क क्या, तो रिस्क क्या, चलो लगा दो बेटा, जितना पैसा है लगा दो, पापा घर बेचो, मार्केट बढ़ रही है, सब लगा दो। अब ऐसा रिस्क है तो इसके नहीं करना है। अरे कैलकुलेटेड रिस्क लेने कि ये चीज मैं करूंगा तो चांसेस क्या है सक्सेस होने की या नहीं। जैसे अभी मैंने कुछ बताया कि हमने बहुत सारी स्टार्टअप्स बनाई है, जरूरी थोड़ी ना सारी हिट हो जाएगी, जरूरी थोड़ी ना सब चलेगी, हर चीज में मेरे को एक्सपर्टीज आएगी। मुझे खुद नहीं पता मेरे को किस चीज की नॉलेज है या नहीं है। एजेंसी मैंने कहने को तो कह दी मैं एजेंसी चला दूंगा, पता लगे मुझे इसके अंदर भी बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आने लग गई। मैंने बंदे को तो भेज दिया, आगे एजेंट ने कुछ कांड कर दिया, कुछ भी हो सकता है।
तो ये कैलकुलेटर रिस्क है। मुझे पता है मैंने इतना अमाउंट लगाया है, अगर ये पैसा चला भी गया तो मुझे इतना बड़ा फर्क नहीं होगा, पर मुझे पता है अगर ये हिट हो गया तो बहुत दे जाएगा। तो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लो, हवाबाजी वाले रिस्क मत लो। जैसे कि मैं अपना बताता हूं, मैंने एक बहुत गंदे गंदे रिस्क लिए। मेरा क्या होता था, मैं नौकरी कर रहा होता था स्टार्टिंग में, शायद उस टाइम 50-60 रुपए की नौकरी थी मेरी, तो ठीक ठाक थी, मतलब मैं कहूंगा घर वाले खुश थे, मेरा इससे लपास से भी ठीक ठाक आ रहा था। किसी से पंगा हुआ ऑफिस के अंदर, मैनेजमेंट से ही, और मैंने फ्राइडे की बात थी शायद पंगा हुआ, सैटरडे को रेजिग्नेशन दिया, मंडे से दूसरी जॉब मिल चुकी थी मुझे, शायद नहीं फ्राइडे को रेजिग्नेशन दिया, सैटरडे ऑफ था, सैटरडे को मैं इंटरव्यू के लिए गया हूं किसी के साथ में, मंडे को मेरे पास जॉब आ चुकी थी। तो ये रिस्क था या कुछ भी मान के चलो, ऐसा 2 बार हुआ है मेरे साथ कि मैंने फ्राइडे को रिजाइन दिया है, और ऐसा होता था कि मैं रिजाइन लिखता था कि सर नहीं हो रहा मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझसे हो ही नहीं पा रहा है काम, मेरा इंटरेस्ट फोकस सब चला गया है, जो काम करने में मजा आता है वो नहीं आ रहा है, तो मुझे प्लीज छोड़ दो। तो क्या होता था, वो मिलता है ना कोई 1 महीने का टाइम, तो मुझे वो 1 महीने का टाइम भी नहीं मिलता था ज्यादा से ज्यादा। कई बार लोग कहते हैं ठीक है गो, बस कभी भी कोई भी दिक्कत आएगी फोन पे अवेलेबल रहना 1-2 महीने तक। मैं कहा ठीक है सर, कोई भी दिक्कत आएगी आप मुझे बता देना, मैं फोन पे कर दिया करूंगा, क्योंकि कंपनी को भी पता है कि बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है काम करने के लिए हमारे पास में, और उसको 1 महीने की 50-60 हज़ार रुपए देने पड़ेंगे, क्यों दे, जब ये खुद ही जाना चाहता है तो ठीक है जान दो। तो मैंने 2 बार ऐसा किया है, और ये गलत था। आज के टाइम पे अगर मैं देखूं, मैं क्यों कर पाता था, क्योंकि मेरे पास लपास था, शायद मेरे को पता था कि मेरे पापा का भी बिजनेस है। अब इसको दूसरे पर्सपेक्टिव पे जो लोग, मैं टशन मारने के लिए बोलता हूं कि मुझे अपने आप पे भरोसा था, मैंने रिस्क लिया, मेरे को अपने आप पे भरोसा था, अगले दिन ही नौकरी मिल गई मेरे को। टशन मारने के लिए मैं ये बोलता था, पर अपने आप पे भरोसे से ज्यादा मुझे अपना बैकएंड पता था कि अगर मेरे को नहीं भी हुआ तो मैं भूखा नंगा नहीं रह जाऊंगा। ये नहीं होगा कि भाई कल को मेरे पास खाने पीने के पैसे नहीं रहेंगे। मुझे पता था मेरे पास अच्छी खासी सेविंग पड़ी है, मेरे पास कहीं से पैसा आ रहा है, और कुछ भी ना हो तो मेरे बाप का तो बिजनेस है। तो कैलकुलेटर रिस्क लो, रिस्क ऐसे मत लो हवाबाजी की आप किसी सिचुएशन के अंदर हो जहां पे आपको अच्छा खासा मिल रहा है और आपने दूसरा कुछ ऑल्टरनेटिव सोचा भी नहीं है और सीधा आप उसके अंदर टूट पड़े, ओ भाई घुस जाओ। ऐसे लोग ज्यादातर मर जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं, और मैं इनको रिकमेंड नहीं करता इन चीजों को। रिस्क लो, वेरी गुड, रिस्क लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना हाई रिस्क होगा उतना रिटर्न होगा। अगर रिस्क नहीं होगा तो रिटर्न भी नहीं होगा। अगर एक एमेच्योर बंदे की लाइफ जीनी है तो रिस्क नहीं लो, मजे से खुश रहोगे, पर रिस्क लोगे तभी आप एक एक्सेलेंस की तरफ जा सकते हो। पर ऐसे भी रिस्क मत लो कि आपने पिक्चर्स देखा, तू बियर है, अगले दिन रिजाइन टाइप कर दिया, भाई मैं नहीं काम कर रहा, मैं स्टार्टअप शुरू करूंगा, और पता भी नहीं है स्टार्टअप में करना क्या है। ऐसे काम मत करो, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने स्किल्स पे भरोसा रखो, पैसे भी होने चाहिए, बिना पैसों के कुछ नहीं होता। आज के टाइम पे पैसा ही सब कुछ है। कई लोग कहते हैं ना पैसे से ये नहीं होता वो नहीं होता, पैसा सब कुछ होता है। हर चीज पैसे से होती है, हर चीज पैसे के अराउंड रिवॉल्व करती है, घर वाले तक पैसे के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अगर आप पैसा कमाओगे तभी घर पे इज्जत मिलेगी, पैसा नहीं कमाओगे घर पे इज्जत नहीं मिलेगी। ये कहने वाली बातें हैं। जब आप पैसा कमाते हो आप कुछ गलत भी करोगे, घर वाले कहेंगे चल ठीक है। कमाऊ पुत्र, मेरे पापा बोलते हैं ना, कमाऊ पुत्र के 10 ऐब छुप जाते हैं। अगर कोई बच्चा पैसा कमा रहा होता है तो उसके 10 गलतियां भी होगी ना, उसके ना छुप जाएगी। पर कोई निठल्ला बच्चा होगा ना, वो एक गलती भी करेगा ना, वो भी पकड़ी जाएगी। तो इसलिए कमाऊ बनो, पैसे कमाओ, उसके बाद सारी चीजें मिलती जाएगी अपने आप। चलिए, और ब्लेसिंग्स आर विद यू Thank you. एंड पब्लिक की भी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। थैंक यू एंड इट वाज सच अ नाइस सेशन, अ नाइस इंटरव्यू। वी एक्चुअली लर्नड अ लॉट, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और वो कहते हैं हर इंसान की नजर अलग होती है, तो जो ले सकते हैं इस इंटरव्यू से ले लीजिए और अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट कर लीजिए। सो थैंक यू साहिल, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड योर डॉटर आल्सो। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू